मैं गांव से शहर गया था किसी काम के सिलसिले में। वापसी पे सोचा कि थोड़े फल ले जाऊं, घर वाले खुश हो जाएंगे। फलों की दुकान पे मोटरसाइकिल खड़ी की और फलों को एक एक दाना खाकर और पकड़ कर देखने लगा और औरतों की तरह दुकानदार से भाव ताव करने लगा। कीमत तय कर लेने के बाद फलों को दोनों थैलों समेत खुद को बाइक के हवाले किया और गांव की तरह रवाना हो गया। मैं जब अकेला सफ़र करता हूं तो मेहंदी हसन या जगजीत सिंह की गज़लें गुनगुनाने लगता हूं, और ये मौका मुझे मिलता भी उसी वक्त है जब मैं अकेला होता हूं, क्योंकि दूसरा शख्स मेरे सुर बर्दाश्त नहीं कर पाता। बस फिर मैं शुरू हो गया। कुल मिला के 5-6 गज़लों की ही मुसाफत थी। आपको देखकर देखता रह गया, क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया। मैं जगजीत सिंह की यह गज़ल पूरे मज़े से गा रहा था कि रास्ते में एक लड़की ने हाथ से रुकने का इशारा दिया। मैंने बाइक से पहले गज़ल को रोक देना मुनासिब समझा और फिर उसके सामने ब्रेक लगा दी। लड़की ने दुपट्टे के नकाब से अपना हुस्न ढांपा हुआ था। शाम का वक्त था, ट्रैफिक भी उस रोड पर ज़्यादा नहीं थी। उसने मुझसे लिफ्ट मांगी, लिफ्ट कराई नहीं। आम लड़कों की तरह मैंने भी लिफ्ट दे दी। दो मुखालिफ जिन्स जब यूं करीब हों तो जज्बात का उभरना लाजमी है। बस फिर वही हुआ कि वो मेरी सोचों से होती हुई मेरे असाब पे छाने लगी। उसके बैठने का अंदाज ऐसा था जैसे हम दोनों एक दूसरे के आशना हों, लेकिन उससे पहले हमारी गुफ्तगू या मुलाकात नहीं थी। औरत हो और बातूनी ना हो, बहुत कम का मिलता है, लेकिन पहली मुलाकात तो कल्फाना ही हुआ करती है। सो यूं थोड़ा शर्माते तजाते सलाम दुआ के बाद बातों का सिलसिला और फिर सवाल जवाब शुरू हो गए, जैसे मैं किसी साइंस की किताब ज़ुबानी सुनाने के लिए किसी मुम्तहन के सामने खड़ा हूँ। कहाँ के हो, क्या करते हो, शादी हो चुकी या नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सवालात उसकी नासवानी आवाज़ में हरगिज़ बुरे नहीं लग रहे थे, बल्कि दिमाग की नसों में गर्मी की बारिश के कतरे की तरह ताजगी भर रहे थे। इस सफरी मुलाकात को तूलत देने के लिए और इस पर अपनी धाक जमाने के लिए मैंने मोटरसाइकिल की रफ्तार बिल्कुल कम कर दी। उसके सामने मुझे हर पहलू चाहिए, वो तलीमी हो, माशरती हो या निजी हो। मुझे खुद को अच्छा साबित करना था। सो मैं गुफ्तो शनीद में मिठास और अंग्रेज़ी ज़बान का सहारा ले रहा था। नाम पते से लेकर मोबाइल नंबर और घर के अफराद तक सब कुछ मैंने बता चुका था। आमतौर पर लड़के लड़कियों को और लड़कियां लड़कों या अपनी हम जिन्स को पहली मुलाकात में इतने ज़ाती सवाल नहीं बताया करते। लेकिन क्या करूं कि इंसान में एक नफ्सी हिवान भी रहता है। उसने मेरा नाम पूछा और फिर मोबाइल नंबर मांगा। मैंने इंग्लिश में फर्क नंबर बताया। नंबर डायल करके बोली, मैंने आपका नंबर वाजिद के नाम से सेव कर लिया है। मेरा 987 है लास्ट में, इसे कंवल के नाम से सेव करना, और जब कभी भी मिलना चाहो तो रब्ता कर लेना। समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ इसके बारे में सोच रहा हूँ क्या वो भी सोच रही है। शायद ऐसा हो सकता है, मन के भेद कौन जाने। लेकिन अब तक वो खुलकर बातें करने लगी और मैंने भी अपनी शर्म उतार फेंकी। एकदम उसने पूछा कि जगह है आपके पास। मैंने कहा, क्या मतलब। कहने लगी कि पागल, रात हो रही है, समझ नहीं आता मैं क्या चाहती हूँ।
नहीं तो मैं ले चलूं कहीं। मैंने जवाबन शर्माते हुए कहा, नहीं, जगह का कोई मसला नहीं। मैं तो तुम्हें तब ही समझ गया था जब आप कंधे पर हाथ रख के बैठी थी और मेरा और मुंह में ही था। किसने कहा? और अच्छा, ये बताओ कितने पैसे दोगे? आप कितने लेती हैं? मैंने सवाल पे ही सवाल कर दिया। बोली 1500। अगर ज़्यादा दे सकते हो तो आपका शुक्रिया भी शुक्रिया। इसका शुक्रिया कहने का अंदाज मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ था। शुक्रिया मतलब? मैंने मोटरसाइकिल रोक के पूछा। वो नीचे उतर कर बोली, कुछ नहीं, बस वैसे ही, कोई ऐसी बात नहीं। आप जितने भी दे देना, और हाँ, मुझे घर के करीब उतार देना। ज़रा दूर की नहीं हूँ मैं। वो जैसा कि मेरे शुक्रिया वाले सवाल को ही खा गई हो, ऐसा कि जैसे उसने मेरी बात ही टाल दी हो। घर में और कौन कौन है? यह सवाल मैंने थोड़े सख्त लहजे में किया। मैं और मेरे 2 बेटे, उसने हिचकाते हुए जवाब दिया। बेटों का सुनकर मेरा सवाल और मेरा जहन बदल रहा था। तो आपके बेटे अकेले हैं घर में? आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, रात हो रही है। मेरे इस हैरतज़दा सवाल पे उसने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया, नहीं, उनको ये पता है कि मामा काम पर गई है, इशा से पहले या इशा तक आ जाएगी। खाना वगैरह तैयार करके आई हूँ, आप फिक्र ना करें और ना ही इतने सवाल जवाब करें। अगर कुछ करना है तो जल्दी करें, टाइम बहुत हो गया। मैंने इशा तक घर जाना है, नहीं तो मुझे यही उतार दे, मेहरबानी होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरे सवाल और सोचों का महवर बदल गया था। अब तो मुझे इस पे गुस्सा भी आ रहा था और मैं गुस्से से बात करने लग गया कि 2 बच्चों की माँ हो, शर्म करो। आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी है, काम काज कर सकती हो, जॉब वगैरह। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसे डांट रहा हूँ। वो रो रही थी, बार बार आंखों पे हाथ फेर रही थी। उसके आंसू निकल रहे थे। वो नकाब उतार कर दुपट्टे से आंखें साफ करने लगी और बताने लगी कि काम तो करती हूँ शाम तक, एक घर में सुबह, एक घर में दोपहर से शाम तक। बस काम से ही फारग होकर बाहर निकली थी। अब वो बात करते हुए ज़ोरों को तार रो रही थी और मुझे उस पर अब गुस्सा आ रहा था। मैं गुस्से से सवाल कर रहा था, क्यों निकली? ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि ये सब अपनी बात अब रो रो कर सुना रही थी, जैसे कि उसको इल्म हो गया हो कि मैं अब उसके काबू नहीं आने वाला। वो करवा सच बोले जा रही थी और मैं खामोशी से उसका दुख सुन भी रहा था और महसूस भी कर रहा था। मेरे 2 बेटे हैं, मैं उन्हें अच्छे स्कूल में भेजती हूँ। उनके अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीदें मुझे मायूस नहीं होने देती। मैं पहले फैक्ट्री में काम करती थी, घर का राशन और इनकी फीस बेमुश्किल पूरी हो जाती थी, मगर फैक्ट्री में लड़के छेड़छाड़ करते थे। 3 महीने पहले मुझे बहुत मजबूर होकर फैक्ट्री छोड़ना पड़ी। अब घरों में काम करती हूँ, राशन पूरा हो जाता है, मगर स्कूल की फीस की वजह से मेरे दोनों बच्चे घर बैठे हैं। इन्हें प्रिंसिपल ने निकाल दिया है और कहा तब आना जब फीस होगी। मैं खुद भी स्कूल गई, प्रिंसिपल से बात की, फीस के लिए कुछ दिन मांगे, मगर मायूस होकर घर आई। बच्चों की फिक्र से मेरा चैन सुकून नींद सब न जाने किधर चले गए हैं। आप मुझे यूं ना देखें, मैंने तो कल रात भी अपने जिस्म का सौदा किया, कुछ पैसे मिले, थोड़े कम थे तो आज शाम को निकल ली हूँ, इसी उम्मीद पे कि आज फीस पूरी हो जाए तो सुबह बच्चे स्कूल चले जाएं। तो बस इसीलिए ही जिस्म बेचा है रात भर। मैंने अपने बच्चों की फीस देनी थी। मैंने कपकाते होंठों से पूछा, कितनी फीस है बच्चों की? कहने लगी 6000, मगर कल रात को 2000 हो गए थे।
मैंने इरादा किया पैसे देने का और सोचने लगा कि हम लोग कितने पत्थर दिल हो चुके हैं। अफसोस की बात है ना कि मैं और मेरे जैसे लोग कभी भी किसी ऐसे शख्स की मदद नहीं करते जब तक उनका दुख इनकी ज़ुबानी और चेहरे पर अयां ना हो जाए। मैंने कंवल से माफ़ी मांगते हुए कहा कि मुझे इस बात पर भी माफ़ कर देना। मैंने आपको कहा था कि मैं तुझे तभी समझ गया था जब आप कंधे पर हाथ रख के बैठी थी, मगर अफसोस मैं तुझे समझ ना सका। अपने बटुए से 5,000 निकाला और उसके हाथ में रख दिया। साथ ये भी कहा कि मैं आइंदा ज़रूर आपको कॉल करूँगा और आपसे मिलता रहूँगा। अब मैं दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि यह फ्रूट इसलिए लिया था कि घर वाले खुश हो जाएंगे। हमें अपनों की खुशियाँ कितनी अजीज़ हैं। हम बेहिस लोगों को दूसरों का एहसास तक नहीं, हमें अपनी बसात के मुताबिक इंसानी रिश्तों को भी तो हमें ये देनी चाहिए। कंवल का रोना देखकर मेरी ज़ाहरी आंखें नम हो गई थी और अंदर से मैं दारे मारते हुए रो रहा था। वो मुझे मालो ज़र की खुशियों की लंबी उम्र की ढेरों दुआएं दे जा रही थी और मैं शर्मिंदा हो रहा था खुद से, अपनी ज़िंदगी से, अपनी सांसों से। कंवल की हालत देखकर मेरा कलेजा फटे जा रहा था। उसकी दास्तां मुझे शर्मिंदा कर रही थी। मुझे अपने होने पे दुख हो रहा था कि मेरी सांसें क्यों चल रही हैं। हम जैसों को तो मर जाना चाहिए। हम बहुत खुदगर्ज लोग हैं। हम वो लोग हैं जिन्हें किसी का एहसास तक नहीं। हमने एक दूसरे को नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत किया और आखिर में उसने कहा, खुदा तुझे लंबी हयात दे। मैंने कहा, कबूल हो, बरक्स हो, मगर